हेलो एंड वेलकम टू टीचिंग परीक्षा। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार टीचिंग परीक्षा में। करंट अफेयर्स के सेशन में है हम और देख लेते हैं आज करंट अफेयर्स में क्या क्या हो रहा है। अपने सपनों की ओर बढ़ते रहे भले ही रास्ता कठिन हो, क्योंकि सफलता की मंजिल धैर्य और दृढ़ संकल्प में छिपी है। और इसी दृढ़ संकल्प के साथ देखते हैं और देखने से पहले रिवीजन कर लेते जो हमने पढ़ा था। रिवीजन में है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने जम्मू कश्मीर में रिवर क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार या महाराष्ट्र सरकार। 15 सेकंड में आपको इसका जवाब देना है। 15 सेकंड शुरू होते हैं आपके अब। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग को परिवर्तन क्या कर चेस प्राधिकरण ने किसके साथ समझौता किया है। आपको 15 सेकंड में इसका आंसर देना है और 15 सेकंड स्टार्ट हो चुके हैं और खत्म भी हो चुके हैं। चलिए सबको फिर से एक बार गुड मॉर्निंग कहते हुए, अगर आपने इसका जवाब बी दिया है जम्मू कश्मीर सरकार, तो आप सही है और इसी सही जवाब के साथ इसी गुड पॉजिटिव वाइब के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका होने वाला है, ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस पुरस्कार किसे प्रदान किया गया हु हैज बीन अवार्डेड द ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस अवार्ड। जो बाइडेन को, व्लादिमीर पुतिन को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। आपका समय शुरू होता है अब। किसको दिया गया है, जो बाइडेन को, व्लादिमीर पुतिन को या फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, किसको प्रदान किया गया? ये सबने सी 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 आंसर दिया है और आपका समय भी खत्म हो चुका है। हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी को ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस अवार्ड प्रदान किया गया। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है रिवीजन में। विविधता का अमृत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वेयर इज द विविधता का अमृत महोत्सव बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? आपके पास 15 सेकंड है और 15 सेकंड में आपका जवाब देना है। कहाँ होगा? इंडिया गेट पे होगा, नई दिल्ली में होगा, राष्ट्रपति भवन में होगा या फिर विज्ञान भवन में होगा? सारी चीजें सारी जगह नई दिल्ली में ही है, लेकिन आपको इनमें से एक चुनना है। इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, विज्ञान भवन या जो भी आप चुनेंगे। कहाँ पे होने वाला है? ये आपका समय वैसे भी खत्म हो चुका था और ये होने वाला है ये विज्ञान भवन में नहीं, विविधता का अमृत महोत्सव राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में होने वाला है। ओके, चलो क्लियर करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रिवीजन के लिए। हाल ही में किस भारतीय फुटबॉलर ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास वापस लेने की घोषणा की है? याद रहे, संन्यास वापस लेने की घोषणा की है। विच इंडियन फुटबॉलर रिसेंटली अनाउंस्ड हिज डिसीजन टू विथड्रॉ रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल? सुनील छेत्री, गुरप्रीत सिंह संधू, अनिरुद्ध थापा। इसके लिए क्या आपको 15 सेकंड की जरूरत पड़ने वाली है? नहीं, ये तो 5 सेकंड में आंसर देने वाला जवाब है और ये है सुनील जी छेत्री, जिन्होंने 94 इंटरनेशनल गोल किए हैं और भारत में बहुत टॉप पर फुटबॉल खिलाड़ी, ऐसे खिलाड़ी टॉप पर है सुनील जी छेत्री जी। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस मिशन के तहत एआई पहलों की घोषणा की है? कौन सा मिशन है वो? डिजिटल इंडिया मिशन, इंडिया एआई मिशन, मेक इन इंडिया मिशन। चलिए, अगर आपको लगता है कि आपको 15 सेकंड की जरूरत है तो आप 15 सेकंड ले लीजिए। ओके, हाँ, किस मिशन की शुरुआत की है? इंडिया एआई मिशन है, डिजिटल इंडिया मिशन है या फिर मेक इन इंडिया मिशन है? 15 सेकंड का वक्त आपको मिला था और ये 15 सेकंड तो और क्लास। ओके ओके ओके, चलिए वो है इंडिया एआई मिशन। पता नहीं आपने किसने कमेंट लिखा था और मैं पढ़ नहीं पाया, बहुत ही फास्ट ऊपर चला गया। चलो फिर से अगर आया तो मैं पढ़ लूंगा, बहुत लंबा चौड़ा मैसेज था। उत्तराखंड के किन दो गांवों को 1962 के युद्ध के दौरान खाली कराया गया था, जिनके पुनर्वास की योजना सरकार बना रही है? वो कौन है? माना और जादूंग, नीति और मुनस्यारी या फिर धरचूला और नीलांग? कौन से गांव होंगे? उत्तराखंड के कौन से दो गांव है जो 1962 के साथ चीन के साथ युद्ध हुआ था उसके वक्त खाली किया गया था और जिनके पुनर्वास की योजना सरकार अभी बना रही है? ओहो हो, ये तो सवाल आप सबको याद हो गया है शायद। वो गांव कौन से है? माना और जारदुंग गांव। माना गांव और जारदुंग गांव, इन दो गांव को खाली किया गया था और ये एक दो ही नहीं, इसके साथ पूरे टोटल 10 गांव को भारत का आखिरी गांव ना कहते हुए भारत का पहला गांव कहने की योजना सरकार बना रही है। चलिए, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, कौन से युवा उद्यमी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? राज्य पूछा है हमने। इन विच स्टेट वाज द चीफ मिनिस्टर युवा उद्यमी योजना लॉन्च? बिहार है, उत्तर प्रदेश है या फिर मध्य प्रदेश है? कौन सा स्टेट में युवा उद्यमी योजना शुरू हुई है? ओके, चलो इसका आंसर भी देने के लिए शायद 15 सेकंड की जरूरत नहीं होगी। बिहार, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश? आपने कहा है उत्तर प्रदेश, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। रिवीजन चल रहा है हमारी पिछली क्लास का, आपको बताते हुए चले। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है?
सलाम है सारी महिलाओं को, सारी दुनिया की महिलाओं को। कब मनाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? इसके लिए शायद 5 सेकंड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 8 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल वीमेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। हाल ही में किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेबल टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? संन्यास वापस सुनील छेत्री जी ने लिया है, लेकिन इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है, तो वो कौन है? मनीषा पाटिल जी है, मनीषा पाटिल नहीं पटेल है, अचंता शरद कमल है या फिर हरमीत देसाई है? यस, ये इसका जवाब यस यस यस। हाल ही में किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेबल टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? मनीषा पटेल, अचंता शरद कमल या फिर हरमीत देसाई? या आपने सही जवाब दिया है, दिस इज अचंता शरद कमल। अचंता शरद कमल इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। बहुत ही होनहार खिलाड़ी है अचंता शरद कमल। हाल ही में महिला संस्थापकों वाली कंपनी द्वारा जुटाई गई ऑल टाइम फंडिंग के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर कौन सा देश पहुंच चुका है? चलिए भारत की जय जयकार करने का एक और अवसर मिले हमें मिला है, और वो है हमारा भारत दुनिया में नंबर 2 पर है अमेरिका के बाद। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के ने कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई? अजीत जोशी, एम राजेश्वर राव या फिर टी रविशंकर? किसे नियुक्त किया गया है? ओके, ये यस यस अजीत जोशी, वेरी गुड, आप सही जवाब दे रहे हो। और ये है अजीत रत्नाकर जोशी। अजीत जोशी इनको कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला सवाल कर लेते हैं। 16वें जंबो मजुमदार अंतरराष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन किसने किया? हु इनॉग्रेटेड द 16th जंबो मजुमदार इंटरनेशनल सेमिनार? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल, ओके, या फिर नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार? किसने किया है 16वें जम्बू मजुमदार अंतरराष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन? ओके, आपने इसका जवाब बहुत ही फटाफट से दे दिया है। ओह नाइस। तो ये इसका जवाब है बी, ऑप्शन बी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। अगला सवाल रिवीजन का देखते हैं क्या है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से हारने के बाद वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? किसने किसने की? मुशफिकुर रहीम, स्टीव स्मिथ, विराट कोहली, या उपरोक्त में से नहीं? किसने संन्यास लेने की घोषणा की है? ओके, जब आप सोचकर बताइए, हाल ही में कौन से खिलाड़ी ने इंटरनेशनल चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर होने की घोषणा की है, वनडे क्रिकेट से बाहर? ओके, कुछ लोग कह रहे हैं बी स्टीव स्मिथ, कुछ लोग कह रहे हैं क्या मुशफिकुर रहीम। थोड़ा सा सोचकर अगर आप जवाब देंगे तो आप पाएंगे कि ये भी है और ये भी है। दोनों ने वनडे क्रिकेट से, सिर्फ वनडे क्रिकेट से, टेस्ट क्रिकेट से नहीं, ओके, तो वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह है मुशफिकुर रहीम और स्टीव स्मिथ। और हमारा आंसर यहाँ पे बन जाता है डी, आंसर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। वेरी गुड, थोड़ा सा सोचकर जवाब दिया आपने, वेरी गुड जवाब। हाल ही में किस राज्य ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के पहले 9 महीने में, राज्य की बात कर रहे हैं, पहले 9 महीने में एक दशक में अपना सबसे अधिक एफडीआई दर्ज किया है? कौन सा स्टेट है वो? गुजरात है, महाराष्ट्र है या फिर कर्नाटका है? कौन सा ऐसा स्टेट है पहले 9 महीने में, 2024-25 जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है उसके पहले 9 महीने में देश में, भारत में सबसे अधिक एफडीआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दर्ज किया है सबसे ज्यादा? ओके, और इसका भी जवाब आप सभी ने सही दिया है, और ये है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, दैट इज महाराष्ट्र स्टेट। चलिए, ये थे हमारे करंट अफेयर्स। अभी सॉरी, करंट अफेयर्स का रिवीजन। अभी करंट अफेयर्स में अब देखते हैं हम लोग आज का करंट अफेयर्स। हाल ही में किसने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है? रिसेंटली विच क्रिकेट टीम वोन द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025, जिससे भारत का हर भारतीय का सीना चौक गौड़ा चौड़ा हो गया होगा गर्व से। हम सबको पता है किसने जीता है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। कल रात 10 बजे की बात है, भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर, किसको हराकर? देखिए, ये ही है हमारी वो ड्रीम रन वाली इंडियन टीम। भारत की क्रिकेट टीम ने, सबको गुड मॉर्निंग कहते हुए, भारत की टीम ने इंडिया विंस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। तो ये जो आईसीसी ट्रॉफी है, आईसीसी की जो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, जैसे आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, आईसीसी क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप और आईसीसी टेस्ट चैंपियंस ट्रॉफी, ये चार बड़े बड़े इंपॉर्टेंट क्रिकेट के कप्स है, और इनमें से भारत ने इस साल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है।
कांग्रेचुलेशन टू ऑल एंड कांग्रेचुलेशन टू टीम इंडिया। तो ये 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का 9वां संस्करण था। कितवां संस्करण था? 9वां संस्करण था। इसकी मेजबानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक की थी और इसमें पाकिस्तान के 3 स्थानों पर और संयुक्त अरब अमीरात के एक स्थान पर 15 मैच खेले गए थे। याद रखे कितने मैच खेले गए थे? 15 मैच। ओके। पाकिस्तान गत चैंपियन था लेकिन ग्रुप चरण में ही बाहर हो गया। भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर, भारत ने किसको हराकर? न्यूजीलैंड को हराकर अपना तीसरा आईसीसी खिताब जीता है। तो भारत ने आईसीसी ये चैंपियंस ट्रॉफी है, तो चैंपियंस ट्रॉफी कितनी बार जीती है? तीसरी बार जीती है। कितवी? 9वीं। देखिए 9 आज तक हुई है, 9 में से 3 बार तो भारत ही जीत चुका है। ओके। चले आगे बढ़ते हैं। कांग्रेचुलेशन टीम इंडिया। आगे है हमारे पास, इंग्लिश में भी था आपके लिए। हाल ही में किसने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, सॉरी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? सीआईएसएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना का दिन कब मनाया जाता है? तो वो दिन है 10 मार्च, जो कि आज 10 मार्च है। तो आज का दिन बहुत ही खास है। आज एक और दिवस है, इंटरनेशनल बैग पाइप डे। बैग पाइप होता है ना, वो फॉरेन में लोग बजाते हुए चलते हैं बहुत सारी, तो वो बैग पाइप सर्च कर लेना, आपको न्यूज मिल जाएगी। तो 10 मार्च को सीआईएसएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, दो दो मंत्री की, गृह मंत्री भी है, सहकारिता मंत्री भी है, हमारे माननीय अमित शाह जी। तो अमित शाह जी तमिलनाडु के तक्कालो में, तमिलनाडु के तक्कालो में सीआईएस स्थापना दिवस की दिवस परेड में शामिल हुए। ठीक है, तो याद रखिए केंद्रीय गृह मंत्री भी है, सहकारिता मंत्री है अमित शाह। तमिलनाडु के तक्कालोम में सीआईएसएफ, तमिलनाडु और तक्कोलम सीआईएसएफ की स्थापना दिवस परेड में शामिल होंगे। ठीक है, तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारी मंत्री कौन है? अमित शाह। आज के हमारी क्लास के पहले मंत्री अमित शाह जी कौन सा है? गृह मंत्री भी है और सहकारिता मंत्री भी है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, देखिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और सीआईएसएफ महानिदेशक महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी भी इसमें मौजूद थे। तो दूसरे मंत्री भी हमें मिले हैं, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन। क्या है? डॉक्टर एल मुरुगन कौन से विभाग के मंत्री है? आपको कमेंट में बताना है, अगर पास पता है तो, नहीं तो गूगल अंकल है, गूगल अंकल से पूछकर डाल दीजिए कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन है, कौन से मंत्रालय के मंत्री है? राज्य मंत्री है, मेन वाले मंत्री है, या फिर उप मंत्री है? डॉक्टर एल मुरुगन। और सीआईएसएफ के महानिदेशक, ओके, सीआईएसएफ के महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी भी इसमें मौजूद थे। ठीक है। हाल ही में 18 वर्षीय हाल ही में 18 वर्षीय खिलाड़ी ने विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता। कौन है वह? रिसेंटली विच 18 ईयर ओल्ड प्लेयर वोन द वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप टाइटल? तो ये जो इंसान है, ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश। ये देखिए ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश, जो चेहरा जो आप देख पा रहे हो, विश्व जूनियर शतरंज 2025 के चैंपियन बने। चलिए, हमने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती और ये चैंपियन भी बने। कौन? प्रणव वेंकटेश ग्रैंड मास्टर बने हैं। यस। चलते हैं। प्रणव वेंकटेश 18 वर्षीय ग्रैंड मास्टर ने मॉन्टेनिग्रो के, कौन से देश के? मॉन्टेनिग्रो के पेट्रोवेक जगह पर ये जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 जीती। उन्होंने 63 देशों के 157 खिलाड़ियों को हराकर यह खिताब अपने नाम किया था। 157 खिलाड़ियों को हराया और उसमें 12 ग्रैंड मास्टर्स भी थे। उन्होंने 11 में से 9 अंक प्राप्त कर खिताब अपने नाम किया है। तो प्रणव वेंकटेश, ये नाम याद कर लीजिए। भारत के 7वें विश्व जूनियर चैंपियन, भारत के कितवे हैं? भारत के वो 7वें हैं। भारत के पिछले विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन कौन कौन है? विश्वनाथन आनंद, जो नाम सारी जुआ पर आता है, भारत में जब भी चेस का नाम आता है तो सबसे पहले विश्वनाथन आनंद, विशी आनंद का नाम आता है 1987 में। कोनेरू हम्पी, लड़कियों की श्रेणी में सबसे पहले। पेंटल हरिकृष्ण है, अभिजीत गुप्ता है, हरिका द्रोणावली भी है, दिव्या देशमुख है और प्रणव वेंकटेश 2025 में, मतलब 2024 में दिव्या देशमुख आई थी और उसके बाद आज प्रणव वेंकटेश आए। तो ये 3 चीजें तो हम कम से कम याद ही रख सकते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन भी बनता है कि चलिए बताइए, भारत के पहले विश्व जूनियर शतरंज चैंपियंस कौन थे? तो उसमें हम नाम लेंगे विश्वनाथन आनंद जी का। इस साल के कौन सा है? प्रणव वेंकटेश का। हो सकता है क्वेश्चन बनाने वाला ये भी क्वेश्चन डाल दे कि भैया दिव्या देशमुख मतलब 2024 की कौन थी? दिव्या देशमुख है। और अगर ऐसा सवाल पूछ लिया जाए कि भारत में लड़कियों में सबसे पहली विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप कौन है, तो वहां नाम आ जाएगा कोनेरू हम्पी जी का। कोनेरू हम्पी आपको दिखाई दे रहे हो, यहाँ देखिए, दिस इज कोनेरू हम्पी, दिस इज दिव्या देशमुख और विश्वनाथन आनंद जी को कौन नहीं जानता है।
विदेश मंत्री, तीसरे मंत्री, आज के हमारी क्लास के तीसरे मंत्री, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन कौन से शहर में किया है? शहर का नाम पूछा है हमने। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया, किस शहर में किया है? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है वो हमारे, एंड द इंडिया न्यू कॉन्सुलेट जनरल ऑफिस। तो ये कौन से शहर में किया है? वो शहर है बेलफास्ट। वो शहर देख पा रहे हो यहाँ पे, देखिए आयरलैंड दिखाई दे रहा होगा, यो यूरोप का नक्शा है, यूरोप में आयरलैंड है, और आयरलैंड में आप यहाँ पे नॉर्दर्न आयरलैंड में ये जो है ये बेलफास्ट को आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये देखिए इंग्लैंड है इधर, इंग्लैंड के साइड में ये बेलफास्ट आपको दिखाई देगा, आयरलैंड में, नॉर्दर्न आयरलैंड के बेलफास्ट शहर में अपना एक दूतावास का ऑफिस शुरू किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बेलफास्ट, हमारे विदेश आज की क्लास के तीसरे मंत्री, एल बेलफास्ट ने उत्तरी आयरलैंड में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। यह दूतावास भारत ब्रिटेन संबंधों को मजबूत करने और भारतीय प्रवासी समुदाय की सेवा के लिए स्थापित किया गया है। प्रवासी समुदाय की सेवा के लिए बेलफास्ट में भारतीय मूल के लगभग 10,000 लोग रहते। कहाँ नहीं रहेंगे, भारत के मूल के यस यस बीपीएस टू एयरफोन हो ओके, टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा, यस यस, वेरी गुड, कर लेंगे। तो भारत के कितने 10,000 लोग वहां पे है, कहाँ नहीं जाएंगे। कल भी भारत और किसका, न्यूजीलैंड का मैच हो रहा था, तो ऐसे लग रहा था कि भारत में ही है, पूरे स्टेडियम में नीला नीला समंदर, पूरे नीली शर्ट पहने लोग वहां पे थे। तो जहाँ चले जाओ भारत में क्या है, भारत के लोग हैं। तो वैसे ही बेलफास्ट में भी भारत की मूल के लगभग 10,000 लोग है। मैनचेस्टर में, ठीक है, ये जो हुआ था, और मैनचेस्टर में दूसरा महावाणिज्य दूतावास भी कर लिया जयशंकर ने, कहा पे, मैनचेस्टर में, भारत के दूसरे, ये दूसरा भारत मतलब मैनचेस्टर में ये पहले से ही था, और भारत में दूसरा भी उन्होंने महावाणिज्य दूतावास वहां पे मैनचेस्टर में उद्घाटन कर लिया। यह यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड की उनकी सप्ताह भर की यात्रा का हिस्सा है। बेलफास्ट में नए भारतीय वाणिज्य दूतावास की स्थापना भारत और यूके के संबंधों को मजबूत करेगी। इससे व्यापार बढ़ेगा, प्रवासी समुदाय को फायदा होगा, और दोनों देशों के आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिलने वाला है। तो दूतावास दूतावास अपने भारतीय लोगों, अपने देश के लोगों की सेवा के लिए उस देश में ऑफिस होता है, दूतावास, याद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में, कौन से शहर में, सूरत में किस अभियान का शुभारंभ किया है? विच कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन सूरत? सूरत याद रखिए। सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान, कौन सा अभियान? लॉन्च ऑफ सूरत फूड सिक्योरिटी सैचुरेशन कैंपेन इन गुजरात। सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान इन्होंने शुरू किया है, याद रहे नाम। सूरत में सूरत फूड सिक्योरिटी सैचुरेशन कैंपेन। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, ये किसकी योजना के तहत है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, पीएमजीकेवाई के तहत लगभग 2 लाख पात्र लोगों को इसका लाभ दिया गया। तो याद रहे, सूरत फूड सिक्योरिटी सैचुरेशन कैंपेन, फूड सिक्योरिटी सैचुरेशन कैंपेन। हाँ हाँ, चलो आगे। यह अभियान गरीबों को भोजन और पोषण की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास है। न कोई भेदभाव, न कोई छूटे, न कोई रूठे, न कोई ठगे, इस भावना से अभियान संचालित किया जाएगा। पहले एक राज्य में बना राशन कार्ड दूसरे राज्य में नहीं चलता था, अब यह समस्या हल हो गई, याद रहे। एक राज्य में बना राशन कार्ड दूसरे राज्य में पहले नहीं चलता था पहले, लेकिन यह समस्या अब क्या हो गई है, यह समस्या हल हो गई है। अब किसी भी स्टेट का राशन कार्ड लेके जाओ, किसी भी स्टेट से राशन ले लो। वन नेशन वन रेशन वाला एग्जाम, ये क्या है, वन नेशन वन रेशन, ये देखिए, वन नेशन वन रेशन, यह योजना अगस्त 2019 में प्रारंभ हुई थी और जून 21 से पूरे देश में लागू कर दी गई है। अब किसी भी स्टेट का राशन कार्ड किसी भी स्टेट में चल जाएगा, कोई भी भूखा नहीं रहेगा। वन नेशन वन रेशन कार्ड लागू किया, जिससे गरीबों को किसी भी राज्य में राशन मिल सकता है। पौष्टिक भोजन से कुपोषण और एनीमिया को खत्म करना, याद रहे, कुपोषण को और एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। स्वच्छ भारत अभियान और हर घर जल अभियान योजना से बीमारियों में कमी आ चुकी है। ठीक है, चलिए रिवीजन करा लेते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह हाल ही में कहा के सीआईएसएफ स्थापना दिवस परेड में शामिल हुए थे। कहा के परेड में शामिल हुए थे, कौन शामिल हुए थे? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी
कहाँ के सीआईएसएफ स्थापना परेड दिवस में शामिल हुए? नई दिल्ली के या फिर तमिलनाडु के या फिर महाराष्ट्र के? कौन से स्टेट में शामिल हुए हैं? आपके पास 15 सेकंड का समय था, 15 सेकंड का समय आपने खत्म कर लिया है और आपका सही आंसर है तमिलनाडु के तक्कोलम में वो सीआईएसएफ की स्थापना दिवस की परेड में शामिल हुए थे केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में, कौन से शहर में सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान की शुरुआत की है? सूरत फूड सिक्योरिटी से सैचुरेशन कैंपेन, ये सैचुरेशन वर्ड जबान पर आने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। फूड सिक्योरिटी सैचुरेशन कैंपेन कौन से शहर में शुरू किया है? अहमदाबाद में है, वडोदरा में है, सूरत में है? खत्म हो गए 15 सेकंड। आपका जवाब है सूरत। सही, आप लोग सही बढ़िया ध्यान देते और जवाब भी देते, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम? 15 सेकंड ले लीजिए। 15 सेकंड में इस बार जवाब आप दे सकते हैं। 15 सेकंड के बाद मैं आपसे अ, इसका जवाब ले लूंगा। ओके, इसका मुख्य उद्देश्य, ठीक है, आपके 15 सेकंड हो चुके हैं खत्म। और क्या है? किसी भी राज्य में राशन प्राप्त करने की सुविधा देना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? किसी भी राज्य में राशन प्राप्त करने की सुविधा देना। पहले एक राज्य के राशन कार्ड को दूसरे राज्य में राशन नहीं मिलता था, अब ये समस्या हल हो चुकी है। नेक्स्ट वाला सवाल देख लेते रिवीजन के लिए। हाल ही में किस भारतीय मंत्री ने बेलफास्ट में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? अब ये भावा भारत के पर ये दूसरे देशों में महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन हो रहा है, इसका मतलब क्या है? जो मंत्री विदेश मंत्री होंगे वही इसका उद्घाटन करेंगे। ऐसा छोटा सा लॉजिक लगाकर दे दीजिए इस सवाल का जवाब कि किस मंत्री ने बेलफास्ट में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? ओके, कुछ लोग गलती से ए आंसर दे रहे होंगे, कुछ लोग सी से दे रहे होंगे गलती से, लेकिन इसका सही जवाब है बी, एस जयशंकर। एस जयशंकर जो केंद्रीय क्या है, विदेश मंत्री है, उन्होंने बेलफास्ट में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। एस जयशंकर। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? विश्व, ये जूनियर वर्ड याद रखना है। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? किसने जीता हमने नहीं पूछा है। तो भारत में किया गया, रूस में किया गया या फिर मोंटेनिग्रो में किया गया? कौन से देश में किया गया? भारत में किया गया। भारत का खिलाड़ी जीता है, लेकिन भारत में नहीं किया गया था, रूस में नहीं किया गया था। और इसका सही आंसर अगर आप दे पा रहे हो तो आपका ध्यान शायद उस देश पर था, और वो देश है मॉन्टेनिग्रो। मॉन्टेनिग्रो नाम के देश में ये विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हुआ था और इसको जीता है हमारे प्रणव भैया ने। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में अब तक कितने कितने शतरंज खिलाड़ियों ने विश्व जूनियर चैंपियनशिप जीती है? देखिए, अब ये भी सवाल आपसे आपके सामने आना ही वाला था। भारत में अब तक कितने कितने खिलाड़ियों ने विश्व जूनियर चैंपियनशिप जीता था? हम सबको पता है कि सबसे पहले भारत में हमारे विश्वनाथन आनंद जी ने जीता था। उसके और उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले लड़की जो थी, फीमेल थी, वो कोनेरू हम्पी जी थी। ओहो, सबके साथ 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 चलिए, हम साथ साथ है, इस जवाब को साथ लेकर चलते हुए अब तक 7 ग्रैंड मास्टर लोगों ने क्या किया है? अब तक विश्व जूनियर चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट वाला सवाल, हाल ही में किसे भारत का 7वां विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप घोषित किया गया? किसको है हाल ही में 7वां विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप चैंपियन घोषित किया गया? हरिका द्रोणावली को, दिव्या देशमुख को, और या फिर तीसरा 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 कौन है? तीसरा तीसरा कौन? या ये सीरियल आती थी हमारे बचपन में। हरिका द्रोणावली है, दिव्या देशमुख है, या फिर प्रणव वेंकटेश है? अगर आपने प्रणव वेंकटेश पीवी आंसर दिया है तो प्रणव वेंकटेश है भारत के 7वें विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन। नेक्स्ट वाला सवाल आने से पहले हम कर लेते हैं अगले पॉइंट पे चर्चा। भारतीय सेना के T-72 टैंक, ये जो दिख रहा है ना, ये टैंक है, के लिए अधिक शक्तिशाली 1000 एचपी इंजन की खरीद के लिए भारत ने किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया है? हमको क्या लेना है? 1000 एचपी इंजन, 1000 हॉर्स पावर की पावर वाला इंजन लेना है हमारे देश के T-70 टैंक के लिए। तो इसके लिए हमने किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया है? तो वो है रूस, रशिया। रशिया याद रखा जाए। भारतीय सेना के T-72 टैंकों के इंजन को अपग्रेड करने का सौदा रक्षा मंत्रालय ने रूस की रोसोबोरोन एक्सपोर्ट, क्या है? रोसोबोरोन एक्सपोर्ट, ओके। इंग्लिश में अगर आप इसको पढ़ना चाहेंगे, कुछ ना आप इंग्लिश में ही अच्छे लगते हैं, रोसोबोरोन एक्सपर्ट,
रोसोबोरो ने एक्सपोर्ट के साथ $248 मिलियन का सौदा किया, लगभग 2000 करोड़ का। सौदे के तहत भारतीय सेना के T-70 टैंकों को शक्तिशाली 1000 हॉर्स पावर वाले इंजन से लेस किया जाएगा। वर्तमान में T-72 टैंक को कितना एचपी इंजन लगा हुआ है? 780 इंजन से संचालित अभी फिलहाल वो हो रहा है। तो कंपनी याद रहे रोसोबोरो एक्सपर्ट, देश याद रहे रूस। कितने टैंक का इंजन? 1000 एचपी वाला। फिलहाल कितना है? 780 है। ओके, तो 2000 करोड़ का ये सौदा है। आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष, T-72 टैंकों के इंजन अपग्रेड होने से भारतीय सेना की ताकत बढ़ेगी ऑब्वियसली। साथ ही आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा उत्पाद और निर्यात में रक्षा भारत के पास है 2400 T-70 टैंक। ये भी नोट करने वाली बात है। तो और निर्यात में अभूतपूर्व वृद्धि भारत को वैश्विक रक्षा बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बना रही है। तो भारत में कितने? लगभग 2500 2400 T-70 टैंक है अपने पास। हम भी किसी से कम नहीं है। नेक्स्ट, कोल इंडिया लिमिटेड CILA हाल ही में किस राज्य में, राज्य पूछ रहे हैं, किस राज्य में महिला कारीगरों के सशक्तिकरण के लिए कांथा मेले का आयोजन किया? कौन सा मेला? कांथा मेला। CIL ने कांथा मेला का आयोजन कहाँ पे, किस राज्य में किया है? वो है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। राज्य याद रखना है, पश्चिम बंगाल। कोयला मंत्रालय के निरीक्षण में कोल इंडिया लिमिटेड ने कांथा मेला का आयोजन किया। का स्थान कहाँ है? स्थान है कोल भवन, न्यू टाउन, पश्चिम बंगाल। अब कोल भवन न्यू टाउन पश्चिम बंगाल में। अब न्यू टाउन कहाँ पे? ये न्यू टाउन है या कोलकाता है? ये कौन सा शहर है? आपको कमेंट में टाइप करना है। ये कोल भवन न्यू टाउन कौन से सिटी में है पश्चिम बंगाल की? स्टेट तो आपने बता दिया, मैं आपसे सिटी पूछूंगा। अगर आपको है पता तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट में। यस, वेस्ट बंगाल में है, न्यू टाउन है या कोलकाता है? बता दीजिए कोल भवन में। उद्देश्य क्या है इसका? महिला कारीगरों के साथ कांथा कढ़ाई कौशल को प्रदर्शित करना और आर्थिक रूप से उन्हें सशक्त बनाना। तो ये कांथा क्या होती है? कांथा, ये जो सिलाई कढ़ाई हम कहते तो वो कांथा कढ़ाई है। तो महिला कारीगरों के कांथा कढ़ाई कौशल को प्रदर्शित करना है और वो उन्हें आर्थिक रूप से उन्हें सशक्त बनाना है। यस, अहमद जिया जी, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांथा मेला पश्चिम बंगाल, कोलकाता। कांथा मेला कोल इंडिया लिमिटेड की महिला सशक्तिकरण और आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह न केवल पश्चिम बंगाल की महिला कारीगरों को मंच प्रदान करता है, बल्कि देश भर में स्थानीय कला और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने की CIL की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। कोल भवन, न्यू टाउन, पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक सरकार के किस पूर्व प्रधानमंत्री, देखिए कर्नाटक सरकार, कर्नाटक है तो उसके प्रधानमंत्री नहीं होंगे, कर्नाटक के तो मुख्यमंत्री होते राज्यों के, लेकिन ये जो पूर्व प्रधानमंत्री थे वो कर्नाटक से थे, ऐसा इसका मीनिंग है। तो कर्नाटक सरकार ने किस पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की घोषणा की है? नाम ही बदलना है। कौन सी? बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम ही हम बदल देंगे। तो कौन है ऐसे जो पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, कर्नाटक से रहे हैं? इनका नाम है, बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। ओके, तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह कर्नाटक के हैं क्या? नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह कर्नाटक के नहीं है। ओके, तो लेकिन बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर रखने की घोषणा हुई है। तो मनमोहन सिंह कर्नाटक के नहीं थे, लेकिन मनमोहन सिंह जी का नाम उस यूनिवर्सिटी को दिया जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका अभी अभी देहांत हुआ है पिछले साल, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। चलिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी ने यह घोषणा की है। ये देखिए, ये कौन है? ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री है। कौन है कर्नाटक के मुख्यमंत्री? डॉक्टर सिद्धारमैया। सिद्धारमैया जी कर्नाटक के मुख्यमंत्री, ये भी हमें आज पता चल गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घोषणा की कि बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु यूनिवर्सिटी रखा जाएगा। नाम क्या रखा जाएगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु यूनिवर्सिटी रखा जाएगा। सिद्धारमैया मुख्यमंत्री। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए यह बदलाव किया गया। सरकारी कला महाविद्यालय और सरकारी आरसी कॉलेज को इस विश्वविद्यालय के घटक के कॉलेज के रूप में भी शामिल किया जाएगा। तो और दो कॉलेज यूनिवर्सिटी में शामिल हो जाएंगे, कौन से? सरकारी कला महाविद्यालय और सरकारी आरसी कॉलेज, इन दोनों को इस यूनिवर्सिटी में शामिल भी किया जाएगा। सरकार का क्या उद्देश्य है? इसे एक आदर्श विश्वविद्यालय में, आदर्श यूनिवर्सिटी में इसको बदलना सरकार का उद्देश्य है। चलिए रिवीजन हो जाए। भारत ने रूस की किस कंपनी के साथ T-72 टैंकों की इंजन अपग्रेड सौदा किया है? किस कंपनी के साथ हमने पूछा है? पहला है ऑप्शन, चलिए 15 सेकंड ले लीजिए। पहला ऑप्शन है
रोसोबोरोन एक्सपोर्ट, सुखोई कॉर्पोरेशन या फिर यूएसी, कौन सी कंपनी के साथ भारत ने क्या किया है, सौदा किया है, कौन सी कंपनी है? आपके 15 सेकंड ऐसे ही निकल जाते हैं मजाक मजाक में बातें करते करते। तो वो कंपनी है रोसोबोरोन एक्सपोर्ट। रोसोबोरोन एक्सपोर्ट नाम की कंपनी के साथ भारत ने T-72 टैंकों के इंजन को अपग्रेड करने का सौदा किया है। 780 वाले एचपी वाले इंजन है हमारे, और उसके बाद बन जाएंगे 1000 एचपी वाले। ओ सॉरी, यहाँ क्वेश्चन भी वही आया है। चलिए, नया इंजन अपग्रेड के बाद भारतीय सेना के T-20 टैंकों में कितने हॉर्स पावर के इंजन लगेंगे, कितने एचपी के इंजन लगेंगे? आफ्टर द न्यू इंजन अपग्रेड, हाउ मच हॉर्स पावर विल द न्यू इंजन ऑफ इंडिया T-70 टैंक्स कितने? यस, पहले अभी 780 के हैं, और ये जो अपग्रेड हो जाएगा अपग्रेडेशन के बाद 1000 एचपी का हो जाएगा। 1000 एचपी हॉर्स पावर। और भारत के पास कितने T-70 टैंक है? भारत के पास कितने T-72 टैंक्स है भारत के पास? मुझे कमेंट में बता दीजिए। हमने आपको बताया था कि भारत के पास कितने के टैंक्स है। 1000 एचपी का तो इंजन हो जाएगा, इंजन पावरफुल हो जाएगा। अब आपको बताना है कि कितने एचपी का इंजन, नहीं, भारत के पास कितने टैंक है। यस, मनोज जी ने सबसे पहले आंसर दे दिया है। ओके, तीतर यादव ने भी दिया है, बहुत सारे लोगों ने दिया है 2400। हमारे पास कितने हैं? 2400 टैंक है। डोंट वरी, किसी का भी हमला हो जाए तो हम उनको भगा देंगे। कांथा मेला का आयोजन किस मंत्रालय के निरीक्षण में हुआ? कांथा मेला, वो जो बंगाल की, पश्चिम बंगाल की कांथा कढ़ाई है, उसको संरक्षण देने के लिए, उसको मंच प्रदान करने के लिए कांथा मेला आयोजित हुआ था। तो किस मंत्रालय के निरीक्षण में ये हुआ है? महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्रालय है, कोयला मंत्रालय है, या सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्रालय है? चलिए, 15 सेकंड दे देता हूँ, आपको इसका जवाब दे देना है। ठीक है, ओके, जस्ट सेकंड। कमेंट्स कहाँ चले गए? कौन सा मंत्रालय? कोयला मंत्रालय। याद रखे, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय ऐसा नहीं लिखना है, कोयला। क्योंकि ये कोयला मंत्रालय की पहल है, तो गलती से भी ऐसा जवाब ना करे। कोयला मंत्रालय का प्रोग्राम है ये। सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरे भारत के ऐसे जो भी महिला उद्यमी है उनको ये क्या करती है, उनको ये मंच प्रदान करती है ना। कोयला मेला ऐसे लगता है कि ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का लग सकता है, लेकिन कंफ्यूज ना हो, ये है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी नहीं, कोयला मंत्रालय है। कांथा मेला का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए बताइए, कांथा मेला जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देना है, कढ़ाई कला को बढ़ावा देना है, या फिर महिला कारीगरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, या फिर क्या आपका इसका जवाब लगता है? कांथा मेला का उद्देश्य क्या है? कांता मेला का उद्देश्य क्या है? वेरी गुड। हाँ, ओके, कढ़ाई कला को बढ़ावा देना ये तो उद्देश्य है ही, लेकिन महिला कारीगरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना ये भी इसका उद्देश्य है। तो यहाँ पे दो इनके उद्देश्य है, तो हमारा आंसर बन जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। उपरोक्त में से आपको एक से अधिक यहाँ पर क्या करने हैं, या आंसर टिक करने हैं। नेक्स्ट, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु यूनिवर्सिटी क्यों रखा गया? चलिए बता दीजिए, बेंगलुरु सिटी का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह न्यू यूनिवर्सिटी क्यों रखा गया है? बेंगलुरु सिटी जो यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी का नाम क्यों डॉक्टर मनमोहन सिंह रखा गया है? उनको, उनकी आर्थिक सुधारों में भूमिका को सम्मान देने के लिए, पूर्व प्रधानमंत्री हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी है, और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, या फिर उनकी शिक्षा नीति में योगदान को उजागर करने के लिए क्यों दिया गया है? पूर्व प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी का नाम क्यों दिया गया है? ओके, तो ये देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, और उनकी तो इसका आंसर जो है बेंगलुरु सिटी क्यों रखा गया, इसका आंसर उपरोक्त में से बहुत, उनकी जो शिक्षा नीति थे ना उसमें योगदान के लिए, उनकी आर्थिक सुधारों में भूमिका को योगदान देने के लिए, और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, इन सारी चीजों का एक मेल बनकर हमारा आंसर बनता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, डी डी, सिर्फ श्रद्धांजलि ही नहीं देनी है, उनके कार्यों का सम्मान भी हमें करना है। डी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आंसर है डी। ये भी है, ये भी है, और ये भी है। सही आंसर हमारा हो जाएगा डी। डी 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 फॉर डब्बा। नेक्स्ट, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की घोषणा
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है? अब बताइए तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है? तो बेंगलुरु कौन से स्टेट में होगा? कर्नाटका में होगा। तो ये घोषणा कौन करेंगे? घोषणा ऑब्वियसली कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने की है। चलिए टाइप कीजिए कर्नाटका के मुख्यमंत्री कौन है? कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है। तो आप कमेंट में टाइप कर मुझे बताइए कि कर्नाटका के मुख्यमंत्री फिलहाल कौन है? चलिए तब तक हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। कर्नाटका के मुख्यमंत्री आपने टाइप कर दिया, वेरी गुड वेरी गुड। सिद्धारमैया जी क्या है? कर्नाटका के मुख्यमंत्री है। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100, ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2025 रिपोर्ट के अनुसार एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को विश्व स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? कौन सा स्थान? एलआईसी को ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 में इसकी जो रिपोर्ट आई है उसके तहत कितवा स्थान प्राप्त हुआ है? तो उनको तीसरा स्थान हुआ है। विश्व रैंकिंग और ब्रांड प्रदर्शन जो है उसमें ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2025 की रिपोर्ट के अनुसार कितवा स्थान प्राप्त हुआ है? तीसरा स्थान। भारतीय जीवन बीमा को दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड घोषित किया गया। याद रखें, एलआईसी को दुनिया का सबसे मजबूत तीसरे नंबर का, दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड घोषित किया गया है एलआईसी को। तो ये भी याद रखें, ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100, ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 मतलब दुनिया की 100 कंपनियों में भारत का नंबर तीसरा है। चलिए फिर से एक बार हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। 88 एलआईसी ने 88 100 ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स के साथ देखिए स्कोर कितना है, 100 में से 88 स्कोर लिया है हमारे एलआईसी ने, अच्छे मार्क्स लाया है और स्कोर अर्जित किया था। पोलैंड की पीजीओ, हाँ पहला कौन आएगा? तो पहले स्थान पे है पोलैंड की पीजेडयू बीमा कंपनी। पोलैंड की कौन सी कंपनी है? पीजेडयू बीमा कंपनी। उसका स्कोर है 94.4 स्कोर है। हमारा कितना है? 88 है। पोलैंड का कितना है? 94.4 है। और चाइना लाइफ इंश्योरेंस ये कहाँ पीछे रहने वाला है? चाइना लाइफ इंश्योरेंस 93.5, इनका स्कोर है 93.5, उनका नंबर आया दूसरा। तो पहला है पोलैंड, दूसरा है चाइना और तीसरा है हमारा इंडिया। आप इसको पीसीआई भी कह सकते हो या फिर पीसीबी कह सकते हो। ओके, हाँ हाँ, एलआईसी बीमा। ओके, चलो नेक्स्ट। एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एसीसी, आईसीसी नहीं कहा मैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं कहा है, एशियन क्रिकेट काउंसिल कहा है। तो इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और वो है राजीव शुक्ला जी। राजीव शुक्ला जी को एशियाई क्रिकेट परिषद के में जय शाह की जगह ली। ओके, तो जय शाह ने लगातार 3 कार्यकाल पूर्ण करने के बाद एसीसी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। तो जय शाह फिलहाल कौन सी आईसीसी के क्या है? अध्यक्ष है। उन्होंने वो पहले एसीसी के भी अध्यक्ष थे, अपनी जगह खाली कर दी राजीव शुक्ला जी को। उन्होंने लगातार 3 कार्यकाल पूरे किए थे। किसने? जय शाह जी। और जय शाह जी अभी क्या है? जय शाह भी आईसीसी के अध्यक्ष है। ओके, जी दिसंबर 2024 में जय शाह को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया था। ओके, कब? दिसंबर 2024 की बात है। राजीव, ओके, तो याद रहे 2 चीजें, राजीव शुक्ला एसीसी के अध्यक्ष, जय शाह आईसीसी के अध्यक्ष। ओके, पंजाब सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, पंजाब सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? पंजाब सरकार ने ये लॉन्च किया है प्रोजेक्ट हिफाजत। प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब सरकार ने लॉन्च किया है। पंजाब सरकार ने 7 मार्च 2025 को प्रोजेक्ट हिफाजत की आधिकारिक शुरुआत की। लॉन्च किया किसने किया? डॉक्टर बलजीत कौर, सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री पंजाब, लेकिन ये पंजाब की है। डॉक्टर बलजीत कौर जी ने क्या है? प्रोजेक्ट हिफाजत लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? हिंसा प्रभावित महिला, जिन महिलाओं के साथ हिंसा होती है वैसी हिंसा प्रभावित महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करना है। 24/7 घंटे हेल्पलाइन इसकी रहेगी, समन्वित सरकारी समर्थन रहेगा और त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र लागू कर दिया जाएगा। चलिए रिवीजन कर लिया जाए। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड अभी कौन सा है? चाइना लाइफ इंश्योरेंस है, भारतीय जीवन बीमा निगम है या फिर पीजेडयू बीमा कंपनी है? आप सबको इसका जवाब बिल्कुल खतरनाक तरीके से पता है और वो है हमारा
LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये तीसरे नंबर पर है, चाइना दूसरे नंबर पर है और PZU 1 नंबर पर है। रैंक तो हमने ऐसे ही अभी-अभी यहाँ पे लगा दिया। तो ये भी सवाल आ सकता है कि इसमें पहले नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर कौन है, तीसरा हम याद रख लेंगे, तो पहला भी आपको, दूसरा भी आपको याद रखना है। LIC ने ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स में कितने अंक प्राप्त कर लिए? चलिए इनकी मार्कशीट बता दीजिए कि LIC ने नंबर तो तीसरा ले लिया है, लेकिन LIC ने नंबर कितने प्राप्त किए हैं? LIC के नंबर बताइए, जब इसने रैंक 3 ली है तो इन्होंने नंबर कितने लिए हैं? LIC ने नंबर, ओके, आप सभी ने सही आंसर दिया है। ए ऑप्शन 88, 100 में से 88 अंक LIC ने प्राप्त करके तीसरा स्थान प्राप्त किया है। चलिए नेक्स्ट, दिसंबर 24 में जय शाह को किस संगठन का अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया? जय शाह जी, कल जय शाह भी वहां थे, भारत और न्यूजीलैंड का मैच हुआ, भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, तो वहां भी जय शाह जी प्रेजेंट थे। तो बताइए किसका अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया दिसंबर 2024 में जय शाह जी को? किसका? ओके, आप सबको पता है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का अध्यक्ष जय शाह जी को चुन लिया गया है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सही आंसर, यस सही आंसर। प्रोजेक्ट हिफाजत किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? क्या आपको 15 सेकंड लगेंगे? व्हिच स्टेट लॉन्च प्रोजेक्ट हिफाजत? बच्चों, हिंसा से प्रभावित बच्चों और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये प्रोजेक्ट हिफाजत लॉन्च किया गया है। किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? अरे आपकी तो तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है, इतने जल्दी आप जवाब दे देते हैं, वेरी गुड। अरे हाँ, सेशन का मजा ले रहे हो, आनंद ले रहे हो, तो धड़ल्ले से लाइक और शेयर करना ना भूले, मैं भूल जाता हूँ, आप ना भूले। तो पंजाब राज्य ने क्या किया है? पंजाब राज्य ने प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू कर दिया है। पंजाब राज्य किसके लिए? महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए, हिंसा प्रभावित महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए। ओके, हिंसा ना करे, लाइक करे, आप लोग सिर्फ लाइक किया कीजिए। प्रोजेक्ट हिफाजत के तहत कौन सी प्रमुख सेवा दी जाएगी? कौन सी प्रमुख सेवा प्रदान की जाएगी प्रोजेक्ट हिफाजत के तहत? 24/7 हेल्पलाइन होगी, मुफ्त कानूनी सहायता होगी, आपातकालीन प्रक्रिया तंत्र होगा। क्या लगता है आपको? 15 सेकंड ले लीजिए इसका, लेकिन सोच कर थोड़ा-सा जवाब दीजिए कि प्रोजेक्ट हिफाजत के तहत आपको क्या मिलने वाला है? प्रोजेक्ट हिफाजत के तहत मिलने क्या वाला है? कौन-सी सेवाएँ मिलेंगी? ओके, थोड़ा-सा सोचकर बताइए, प्रोजेक्ट हिफाज़त जो है, प्रोजेक्ट हिफाज़त के तहत सेवाएँ कौन-सी कौन-सी मिलने? यस, यस, आप बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, आप सही जवाब देते हो भैया। ये है उपरोक्त में से एक से अधिक सेवाएँ मिलेगी, 24/7 हेल्पलाइन मिलेगी, मुफ्त कानूनी सहायता मिलेगी और आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र भी आपके साथ रहने वाला है। प्रोजेक्ट हिफाज़त जी, कोई है पंजाब से? पंजाब से है तो हाय कर दीजिए, गुड मॉर्निंग कह दीजिए। भारत की पहली महिला विधि सचिव कौन है? जो भी चीज़ें पहली होती है, पेपर में आने के चांसेस होते हैं। याद रखें, भारत की पहली, हमने पूछा है भारत की पहली महिला विधि सचिव, इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल लॉ सेक्रेटरी, इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल लॉ सेक्रेटरी कौन बनी है? जो पहली होती है वो, और उसमें से भी लेडीज़ में पहली होती है, तो वो एग्ज़ाम में ज़रूर आने की ये रखती है, अंजू राठी राणा। कौन है? अंजू राठी राणा को भारत की पहली महिला विधि सचिव नियुक्त किया गया है। अंजू राठी राणा जी, अंजू जी राठी राणा जी, ये भारत की पहली महिला विधि सचिव नियुक्त हुई है। यह नियुक्ति भारत के कानूनी और प्रशासनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अंजू राठी राणा, विधि सचिव का पद और भूमिका, यह अब तक यह पद केवल केवल पुरुषों के पास रहता था, लेकिन अंजू राठी राणा ने इस परंपरा को तोड़ दिया। इससे पहले नितिन चंद्रा इस पद पे थे। कौन थे? ये जो जहाँ दिखाई दे रहे हैं, इससे पहले नितिन चंद्रा जी इस पद पर थे और कई महीनों तक ये पद खाली पड़ा हुआ था। सरकार के कानूनी मामलों, देखो, सरकार के कानूनी मामलों, विधायी मसौदा तैयार करने और नीति सुधारों को देखना इनकी प्रमुख ज़िम्मेदारियाँ होगी। तो ये जो सचिव है क्या करेंगी? कानूनी मामलों और विधि मसौदा तैयार करने के मामलों और नीति सुधारों को देखना इनकी ज़िम्मेदारियाँ होगी, प्रमुख ज़िम्मेदारियाँ। ये जो विधि सचिव है अंजू राठी राणा जी, ARR। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के चेयरमैन कौन है, जिन्हें आतिथ्य शिक्षा में क्रांति लाने के लिए सम्मानित किया गया? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के चेयरमैन हमने पूछा है, कौन है जिन्हें आतिथ्य शिक्षा में क्रांति लाने के लिए सम्मानित किया गया? तो वो है सुबोर्नो बोस जी, सुबोर्नो बोस। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के चेयरमैन सुबोर्नो बोस को वाइब्रेंट भारत ग्लोबल समिट 2025 में, कहाँ पे? वाइब्रेंट भारत ग्लोबल समिट 2025 में सम्मानित किया गया।
पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट, कौन सा पुरस्कार देखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये चित्र आप देख पा रहे होंगे। हाँ, तो सुवर्ण बोस जी लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी के लिए सुवर्ण बोस जी के लिए ये अवार्ड मिल चुका है। प्रदाता केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत। चलिए आज के हमारे शायद ये चौथे मंत्री है केंद्रीय पर्यटन, हमारी क्लास में हाजिरी लगाने के लिए मंत्री जी आते हैं रोज। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र जी शेखावत। उद्देश्य आतिथ्य शिक्षा और पर्यटन में एआई और प्रौद्योगिकी के एकीकरण को मान्यता देना। गजेंद्र जी शेखावत ये महामहिम आपके सामने गजेंद्र शेखावत केंद्रीय पर्यटन मंत्री है। पर्यटन जो होता है हम घूमने फिरने जाते हैं वो पर्यटन वाला पर्यटन। डीपीआईआईटी, कौन सी आईआईटी? डीपीआईआईटी। डीपीआईटी क्या है? आईआईटी ना समझे, डीपीआईटी देख लेते पहले क्या है। भारत में विनिर्माण, सड़क सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? डीपीआईआईटी ने भारत में विनिर्माण, सड़क सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? मर्सिडीज बेंज, ये जो स्टार सेंट्रल स्टार आपको दिखाई देता है ये ऐसा वाला जो चिन्ह मर्सिडीज का, तो मर्सिडीज बेंज के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। ज्ञापन पर हस्ताक्षर। निर्माण, विनिर्माण उत्कृष्टता, सड़क सुरक्षा और स्थिरता, तीन चीजें हैं, इनको मजबूत करने के लिए क्या किया है डीपीआईआईटी ने? देखिए क्या, व्हाट इज डीपीआईआईटी? ये देखिए डीपीआईआईटी क्या है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये है डीपीआई। वो अपना आईआईटी नहीं है, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बम्बू, ये नहीं। ये आईआईटी क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड वाला आईआईटी। ठीक है। मर्सिडीज बेंज के साथ समझौता की साझेदारी स्टार्टअप को समर्थन प्रदान करेगी। तो ठीक है, तो ये क्या करेगी? और मर्सिडीज बेंज इंडिया की साझेदारी स्टार्टअप को समर्थन करेगी, साझेदारी स्टार्टअप को। क्लियर है? हाँ, रिविया, चलिए रिवीजन। मर्सिडीज बेंज इंडिया ने भारत में किस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए डीपीआईआईटी के साथ समझौता किया है? समझौता किया तो कौन से क्षेत्र के लिए यह समझौता हुआ है? ये जो मर्सिडीज बेंज और आईआईटी के बीच जो एमओयू हुआ है, कौन से क्षेत्र के लिए समझौता हुआ है? चलिए बताइए। सड़क सुरक्षा के लिए हुआ है? किस चीज के लिए हुआ है? जल्दी से। मर्सिडीज बेंज और डीपीआईआईटी, यस, हर सवाल का जवाब डी तो नहीं आ सकता है। तो मर्सिडीज बेंज और भारत की डीपीआईआईटी ने क्यों किया है समझौता, कौन से क्षेत्र के लिए किया है? तो इसका जवाब है सड़क सुरक्षा और स्थिरता। उसमें क्या था? सड़क सुरक्षा और स्थिरता था, इसके लिए उन्होंने एमओयू पे साइन किया है। विधि सचिव का मुख्य कार्य क्या होता है? ये जो विधि सचिव होते हैं उनका मुख्य कार्य क्या होता है? सरकार के कानूनी मामलों में देखरेख करना, विधि मसौदे का तैयार करना या नीति सुधारों का प्रबंधन करना, क्या होता है? ये जो अंजू राठी राणा जी है, जिनको हमने भारत की पहली विधि सचिव के रूप में नियुक्त किया है, हमने मतलब भारत सरकार ने, तो उनका मुख्य कार्य होता क्या है जिसके लिए हमने नियुक्त किया है? और यस, आप सभी लोग, ये भी है, ये भी है और ये भी है, इसका सवाल का जवाब हो जाएगा डी। सरकार के कानूनी मामलों की देखरेख करना, विधि मसौदे तैयार करना और नीति संबंधों का प्रबंधन करना, ये तीनों के तीनों काम होते हैं, इसलिए इसका जवाब डी हो जाएगा। डॉक्टर सुबर्णो बोस को किस सम्मान से नवाजा गया? डॉक्टर सुबर्णो बोस वाज ऑनर्ड विद व्हिच अवार्ड? लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटलिटी एंड एजुकेशन, पद्मश्री पुरस्कार या फिर उत्कृष्ट पर्यटन क्षेत्र पुरस्कार? क्यों 15 सेकंड लगेंगे? बहुत ही इजी सवाल है। डॉक्टर सुबर्णो बोस जो है, इनको कौन से पुरस्कार से नवाजा गया? ओहो, आप सभी लोग 15 सेकंड का भी आपको वक्त नहीं लगता है, बहुत जबरदस्त तरीके से। लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटलिटी एंड एजुकेशन में इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ जाए प्लीज। वाइब्रेंट भारत ग्लोबल समिट 2025 में पुरस्कार प्रदान करने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थे? अब ये जो सुबर्णो बोस जी थे, ये सुबर्णो बोस जी को जो अवार्ड प्रदान किया गया, तो कौन से केंद्रीय मंत्री जी ने इनको ये प्रदान किया है पुरस्कार? तो गजेंद्र जी शेखावत जी ने किया है, पीयूष गोयल जी ने किया है, अनुराग ठाकुर जी ने किया है। किसको मिला था? सुबर्णो बोस जी को ये पुरस्कार जो मिला है, तो ये पुरस्कार उनको प्रदान करने वाले मंत्री कौन थे? केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री थे गजेंद्र शेखावत जी। चलिए कमेंट में टाइप करिए कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत केंद्रीय मंत्री है, लेकिन कौन से विभाग के केंद्रीय मंत्री है? चलिए कमेंट में टाइप कर दीजिए। हाँ, यस, मर्सिडीज। कमेंट में टाइप कर दीजिए कि गजेंद्र शेखावत जी कौन से मंत्रालय के मंत्री है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अंजू राठी राणा को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है?
अंजू राठी राणा जी को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया? भारत की पहली रक्षा महिला सचिव, भारत की पहली महिला विधि सचिव, भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, कौन से पद पे उनको नियुक्त किया गया है? और इसका जवाब अगर आपने आंसर दिया है बी, तो भारत की पहली महिला विधि सचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। फर्स्ट फीमेल लॉ सेक्रेटरी, कौन सी सेक्रेटरी? लॉ सेक्रेटरी, और उसमें भी फर्स्ट फीमेल है अंजू राठी राणा, नाम याद रहे। बोधिपथ फिल्म महोत्सव, द बोधिपथ फिल्म महोत्सव का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया? द बोधिपथ फिल्म महोत्सव ये अपने आप में एक अनूठा महोत्सव है। तो अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ आईबीसी, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन आईबीसी जो है, इसने अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने क्या किया? इस महोत्सव का आयोजन किया है। और आयोजन कहाँ पे हुआ? इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। 10-11 मार्च 2025 में ये चलने वाला है। ठीक है, तो इंटरनेशनल बौद्ध परिसंघ आईबीसी ने इसका आयोजन किया है। किसका आयोजन? देख लीजिए क्या है, द बोधि, क्या है? द बोधिपथ फिल्म महोत्सव, बोधिपथ फिल्म फेस्टिवल है। कौन सा फिल्म फेस्टिवल? बोधिपथ फिल्म फेस्टिवल, आईबीसी ने इसका आयोजन किया है। उद्देश्य क्या है? वैश्विक स्तर पर बौद्ध धर्म की ऐतिहासिक शिक्षाओं और ध्यान, करुणा व अनित्यता जैसे मूल्यों को प्रदर्शित करना है। बौद्ध दर्शन, बुद्धिस्ट फिलॉसफी, कला और आध्यात्मिकता को सिनेमा के माध्यम से उजागर करना, बुद्ध धम्म की समृद्ध आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक परंपराओं का प्रचार करना, ये इस फेस्टिवल का क्या है? उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट वाला, शौर्य वेदनम उत्सव, कौन सा उत्सव? शौर्य वेदनम उत्सव। शौर्य वेदनम उत्सव का आयोजन पहली बार कहाँ पर किया गया? शौर्य वेदनम उत्सव पहली बार कहाँ आयोजित किया गया? मोतिहारी बिहार। चलिए, मोतिहारी बिहार, बिहार का नाम तो आया। मोतिहारी बिहार में शौर्य वेदनम उत्सव का आयोजन किया गया। ओके, आयोजक कौन है? भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना, तीनों ने मिलकर शौर्य वेदनम उत्सव का आयोजन किया है मोतिहारी बिहार में। उद्देश्य क्या है? इतना बड़ा उत्साह आयोजन अगर कर लिया है, तो भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य शक्ति, तकनीकी नवाचार और वीरता को प्रदर्शित करना है। उद्देश्य क्या है? भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य शक्ति, तकनीकी नवाचार और वीरता को प्रदर्शित करना, इस शौर्य वेदनम उत्साह का क्या है? उद्देश्य है। और कहाँ पे? मोतिहारी बिहार में। प्रमुख आकर्षण, सैन्य उपकरणों और हथियारों की प्रदर्शनी हुई थी। यहाँ पे क्या हुई? शौर्य उपकरण और हथियारों की प्रदर्शनी। क्या आप में से कोई देखने गया था ये प्रदर्शनी? नहीं गए तो चले जाइए। मार्शल आर्ट, अरे हो चुका है। मार्शल आर्ट, सैन्य ब्रांड प्रदर्शन, विशेष बलों के युद्ध का कौशल प्रदर्शन, मोटरसाइकिल स्टंट, डॉग शो, फ्लाई पास्ट और आकाश गंगा टीम की स्काई डाइविंग प्रदर्शन भी यहाँ पे आयोजित हुए थे शौर्य वेदन में। ओके, आप जाकर आए हैं, वेरी गुड। उपस्थित गणमान्य व्यक्ति कौन थे? बिहार के राज्यपाल, याद रखिए, बिहार के राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान जी। आरिफ मोहम्मद खान जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आरिफ मोहम्मद खान जी बिहार के राज्यपाल है। रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री राधा मोहन सिंह, देखिए, रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री राधा मोहन सिंह जी भी यहाँ पे उपस्थित थे। मध्य कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेन गुप्ता, उसके बाद तीनों सेनाओं के और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद थे। तो राज्यपाल याद रखने हैं, आरिफ मोहम्मद खान जी, रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री राधा मोहन सिंह जी, ये दो नाम भी याद रहे तो चल जाएगा। चीफ डिफेंस, हाँ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान। सीडीएस क्या है? भारत के सीडीएस कौन है फिलहाल? सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। ओके, ये देखिए हम, अरे अच्छा, मेन मंत्री हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, एयर स्टाफ के कौन है? एयर चीफ मार्शल एपी सिंह। देखिए, एयर चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह जी है। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। तो ये तीनों सारे, यहाँ देखो, ये आर्मी, ये एयरफोर्स और ये नेवी, ये तीनों के हैं। और ये इन तीनों में सबसे ऊपर कौन है? सीडीएस है, जनरल अनिल चौहान। सारी, ठीक है, जनरल अनिल चौहान तीनों सेनाओं के मिलाकर चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ है। और ये आर्मी के हमारे द्विवेदी जी है, वायुसेना के एपी सिंह जी है, और नेवल मतलब नेवी के कौन है? दिनेश के त्रिपाठी जी है। ठीक है, ट्रोपेक्स 2025 का आयोजन
किस भारतीय सशस्त्र बल द्वारा किया गया? किस भारतीय सशस्त्र बल द्वारा ट्रोपेक्स 2025 का आयोजन किया? तो ये है भारतीय नौसेना ट्रोपेक्स। थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस क्या है? एक्सरसाइज। ओके, थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज 2025, ये है ट्रोपेक्स। ट्रोपेक्स का आयोजन किया नौसेना ने किया है। जनवरी से मार्च 2025 3 महीनों तक ये चलने वाला ट्रोपेक्स, याद रहे ट्रोपेक्स नौसेना। ट्रोपेक्स किससे रिलेटेड? नौसेना से रिलेटेड है। उद्देश्य क्या है? भारतीय नौसेना की युद्ध क्षमता और परिचालन सिद्धांतों की पुष्टि करना, राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा की रक्षा के लिए युद्धाभ्यास करना। किसकी? समुद्र वाली भारतीय सेना, वायुसेना और तटरक्षक बल के साथ तालमेल विकसित करना है। क्या विकसित करना है? तालमेल। किसके साथ? भारतीय सेना के साथ, वायुसेना के साथ। क्योंकि हमारे भारत की नौसेना, वायुसेना और जमीन वाली सेना, ये सब लोग अपने आप में तालमेल बनाकर चलेंगे तो ही भारत सुरक्षित रह सकता है। सी ड्रैगन 2025 अभ्यास किस समुद्री क्षेत्र में आयोजित किया गया था? ये जो सी ड्रैगन 2020 एक्सरसाइज है, कौन से समुद्र क्षेत्र में आयोजित की गई है? तो ये है प्रशांत महासागर। कौन सा? पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर में आयोजित हुई है सी ड्रैगन 2025। एक प्रमुख बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास है। कौन सा है? बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास है। हाँ, गुआम तट के पास। कौन से तट? गुआम के तट के पास पश्चिमी प्रशांत महासागर में ये शुरू हो गया है। यह उच्च तीव्रता वाली पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े द्वारा आयोजित किया जाता है। देखिए, उच्च तीव्रता वाली पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास जो है अमेरिकी नौसेना के, किसकी नौसेना? अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े द्वारा आयोजित किया जाता है और 4 मार्च से 19 मार्च 2025 तक ये चलेगा। तो ये जो है कौन सा? सी ड्रैगन 2025 प्रशांत महासागर में आयोजित हुआ है। उच्च तीव्रता वाली पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े द्वारा आयोजित किया जाता है। भाग लेने वाले देश ऑब्वियसली भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया। ये सारे 1 2 3 4 5 6 देश है। याद रखे कोरिया में दक्षिण कोरिया है, नॉर्थ कोरिया नहीं। ओके, सी ड्रैगन 2025 अभ्यास हिंद प्रशांत क्षेत्र में नौसैनिक रणनीतियों को विकसित करने, क्या है? तो नौसैनिक रणनीतियों को विकसित करने के लिए, पनडुब्बी रद्दी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए और चीन के विस्तारवादी रुख को संतुलित करने के लिए एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। यहाँ दिखाई देता है आपको कहीं चीन का नाम? भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, चीन नहीं है। क्योंकि चीन की ही, कौन से देश की? चीन की जो विस्तारवादी जो रुख है चीन का, उसको कंट्रोल में रखने के लिए यह अभ्यास किया गया है। भारत की भागीदारी इसे समुद्री सुरक्षा में एक प्रमुख शक्ति बनने की दिशा में अग्रसर करती है। तो याद रखें इसमें चीन नहीं है, क्योंकि हम चीन की जो विस्तारवादी नीति है उसी के खिलाफ सारी दुनिया लड़ रही है। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। प्रशांत महासागर में सी ड्रैगन 25 किस देश द्वारा आयोजन किया जाता है? ये सी ड्रैगन 25 जो है कौन से देश द्वारा आयोजित किया जाता है? जल्दी से बता दीजिए, भारत द्वारा, अमेरिका द्वारा या जापान द्वारा? क्यों लगेंगे 15 सेकंड? 5 सेकंड का जवाब है। भारत द्वारा आयोजित होता है, जापान द्वारा होता है, अमेरिका द्वारा होता है? ऑब्वियसली सही आंसर दिया है आप सभी ने। अमेरिका के नौसेना के 7वें बेड़े द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। अमेरिका लैंग्वेज से लगता है सर भी साउथ है। अरे सर साउथ के लगते हैं आपको। चलो कोई बात नहीं, इंडिया के तो है कम से कम। सी ड्रैगन 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द सी ड्रैगन 2025 मुख्य उद्देश्य? वेरी गुड, लाइक भी कर दिया, शेयर भी कर दिया, चलेगा, थैंक यू। तो सी ड्रैगन 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है मुख्य उद्देश्य? हिंद प्रशांत क्षेत्र में नौसैनिक रणनीति को विकसित करना, पनडुब्बी रोधी क्षमताओं को बढ़ाना और चीन के विस्तारवादी रुख को संतुलित करना। क्या लगता है आपको? लेगा? ओके, चलो लंबा है क्वेश्चन, आंसर देने के लिए ज्यादा वक्त लगेगा तो ले लीजिए, ज्यादा वक्त आपको दे रहे हैं हम लोग। चलिए जल्दी से, मुख्य उद्देश्य, वेरी गुड, सही है। हाँ, क्योंकि लंबे ऑप्शन है, थोड़ा सोचने के लिए वक्त भी लगता है सर। तो चलिए, तो चीन की विस्तारवादी रुख को संतुलित करना भी है, पनडुब्बी रोधी क्षमताओं को बढ़ाना भी है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में नौसैनिक रणनीति को विकसित करना, ये तीनों के तीनों इसके क्या हो जाते हैं? उद्देश्य हो जाते हैं। इसलिए हमारा आंसर उपरोक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द अबव। वेरी गुड, मोर देन वन ऑफ द अबव, तीनों के तीनों सही है। डी आंसर आना चाहिए। भारत में हाल ही में शौर्य वेदनम उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? चलिए ये तो आंसर, इसका जवाब किसी का गलत नहीं होगा। भारत में हाल ही में शौर्य वेदनम उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? मोतीहारी कौन सा स्टेट में है? ये अगर आपको पता है तो आप इसका सही जवाब बिल्कुल 100% देंगे। कहाँ आयोजित हुआ था? मोतीहारी में हुआ था। लेकिन मोतीहारी कौन सा स्टेट में है? दिल्ली में है, बिहार में है, राजस्थान में है, एमपी में है या यूपी में है? वेरी गुड, बिहार में। सबने सही आंसर दिया है। इसका आयोजन क्या
शौर्य वेदनम उत्सव बिहार के मोतिहारी में आयोजित किया गया था। सी ड्रैगन 2020 अभ्यास किस महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया? सी ड्रैगन 2025 ये जो है किस महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया है? सी ड्रैगन 25 किस महासागर क्षेत्र में? हिंदी, अटलांटिक या पैसिफिक? वेरी गुड, सबने सही जवाब दिया है। ये प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन में इसका आयोजित किया गया है और आपका जवाब सही है और थैंक यू वेरी मच। ये था आज का करंट अफेयर्स का एकदम सुपर फास्ट राजधानी एक्सप्रेस वाला हमारा सेशन। ऐसे ही मजेदार सेशन के साथ हम आपसे रोज मिलते रहेंगे। रोज मिलने का वादा करते हुए करते हैं बाय बाय। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सेशन लाइक एंड शेयर। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।